अच्छा, इसकी स्लाइड्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं की हैं। ठीक है। और वो इसलिए शेयर नहीं की हैं आप लोगों के साथ क्योंकि ये एक कलेक्टिव टॉपिक है। एंड आई जस्ट वांट यू पीपल टू हैव। मेरे कौन कौन से से दो दो माइक्स माइक्स ऑन ऑन है? है? माइक माइक तो तो एक एक। ही चल रहा है इस टाइम पर। ओके। ओके, थैंक यू। शुक्र है। अच्छा। सो इसका मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि ये जो स्लाइड्स है ना, मैंने आप लोगों के साथ इसलिए अभी तक ग्रुप में शेयर नहीं की हैं बिकॉज इसके अंदर अभी हम लोगों ने आप लोगों के साथ मैं कलेक्टिव जो है वो शेयर करूंगी ताकि आप उसको प्रॉपर वे में सपोज टू टॉक अबाउट शुगर एक्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने शुगर एक्ट को डिस्कस किया था बट आई थिंक इट्स इट वुड बी द राइट अप्रोच टू डिस्कस। थोड़ा सा रिकैप अगर हम लोग कर लें तो दैट वुड बी एन अप्रोप्रिएट अप्रोच। ओके। अच्छा जी, अब हम लोग शुगर एक्ट लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था और लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि शुगर एक्ट जो है वो 1764 का, उसके अंदर बेसिकली क्या था कि इट वाज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मोलेसेस एक्ट। मोलेसेस एक्ट में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या है। और इसके ऊपर भी पाबंदी जो है वो बेसिकली लगा दी गई थी कि आप जो है शुगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर इस चीज को रिस्ट्रिक्टेड जो है वे में ये चीज बताई गई कि आप इसको नहीं ले सकते। ठीक है। बेसिकली क्या था कि यूएस के फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ जो है वो पैक्ट साइन हुए हुए थे कि दे विल बी एक्सचेंजिंग दीज प्रोडक्ट्स, दे विल बी इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग सच प्रोडक्ट्स। और इस तरह एक जो ब्रिटिश पॉलिसी थी दैट हैड अ पर्पस एंड उसका पर्पस बेसिकली क्या था? द पर्पस वाज बेसिकली टू हॉल्ट फ्रेंच इकोनॉमी। ठीक है। उसको हॉल्ट करने के लिए उन्होंने यूएस के ऊपर ये पाबंदी लगा दी कि आप किसी भी तरह की इस तरह की ट्रेड जो है वो नहीं कर सकते। एंड अवर मेन टॉपिक इज बेसिकली द रीजंस बिहाइंड अमेरिकन रेवोल्यूशन, के अमेरिकन रेवोल्यूशन और द रीजंस बिहाइंड वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, कि क्या ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स थे जिनकी वजह से अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो ट्रिगर हुई या लोगों के माइंडसेट जो है वो चेंज हुआ। एंड पीपल स्टार्टेड कंसीडरिंग ब्रिटिशर्स एज अ हर्डल रादर देन अ हेल्प। ठीक है। इनिशियली क्या होता था कि उनके माइंड में ये होता था कि ये एक हमें हेल्प मिल रही है। ठीक है, हमारी हेल्प हो रही है बेसिकली कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर मौजूद हैं एंड दे आर हेल्पिंग अस। ठीक है। लेकिन होता क्या था कि ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो बहुत ही पिंचिंग होती चली गई। एंड थॉट इट प्रूडेंट टू गेट इंडिपेंडेंस, टू गेट लिबरेशन फ्रॉम ब्रिटिश जो है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1765। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एंड वन थिंग मोर विच आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज कि आप लोगों के लिए मैंने एमसीक्यूज भी ढूंढे हैं यूएस हिस्ट्री के एंड आई विल बी शेयरिंग इन योर ग्रुप। तो आप लोग उसको डेली डोज के तौर पर कीजिएगा। मैं आपको कलेक्टिवली शेयर नहीं करूंगी। आई विल बी शेयरिंग ईयर बाय ईयर ताकि आप लोग रोज का उसको प्रैक्टिस कर सको। ठीक है। और उसके बाद वीकली आप उसको बैठकर एक दफा रिवाइज कर सको। इस तरह से आपका यूएस हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज होंगे वो भी तैयार साथ साथ होते जाएंगे। मैं चाहूँ तो मैं कलेक्टिव भी शेयर कर सकती हूँ बट ये अप्रोच ठीक नहीं रहेगी। इससे आप लोग जो है वो बिल्कुल लीनियंट हो जाओगे और मे बी उस डॉक्यूमेंट को भी इग्नोर कर दो। मैंने ये सोचा था कि मैं आपको डेली का सेंड करूंगी ताकि आप डेली के वो पढ़ के उनको थोड़ा सा सम अप कर लो कहीं पर और वीकेंड्स पर फिर उसको आप एक दफा रिवाइज करो। साथ साथ आपके एमसीक्यूज भी प्रिपेयर होते जाएंगे। सो as far as Quartering Act is concerned, it is very important not just because of its significance in triggering the Americans to go for war of American independence, but also in terms of MCQs। ठीक है। 1765 में क्वार्टरिंग एक्ट होता है। नाउ व्हाट इज क्वार्टरिंग एक्ट? देखें, ब्रिटिशर्स imposed a kind of you can say ब्रिटिशर्स imposed so many bans on Americans। ठीक है। and there were so many illegal things that they imposed on but the worst thing was that कि ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि अब यूएस जो है वो ना सिर्फ ब्रिटिशर्स की हिफाजत करेगा बल्कि ब्रिटिश फोर्सेस की भी और ब्रिटिश फोर्सेस की भी हिफाजत करेगा। ये इसी तरह ही है जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे अमेरिका की जो फौजें हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएं
और अमेरिका की तरफ से ऑर्डर्स आए पाकिस्तान को कि आपने जितने भी सोल्जर्स अमेरिकन आए हुए हैं ना आपकी, या फोर्सेस आए हुए हैं आपकी कंट्री के अंदर आप लोगों को ही मारने के लिए, आपने उनकी हिफाजत भी करनी है, आपने उनको फूड क्लोथिंग शेल्टर प्रोवाइड करना है। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम केस। तो आप सोचें कि क्या ये एक बारबेरिक एक्ट नहीं है, क्या ये एक ब्रूटल किस्म का इम्पोज हुआ हुआ एक्ट नहीं है, कि जिसके अंदर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि आपको ही जो चोर मारने के लिए आ रहा है या आपके घर में जो चोर आ रहा है आपने उसी की हिफाजत करनी। सो यूएस विल provide shelter to British horses and forces also, since at that time horses were very common in war kind of situation। तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी ब्रिटिश हॉर्सेस होंगे और फोर्सेस होंगी उनकी हिफाजत जो है वो यूएसए की जिम्मेदारी है। एंड यू पीपल बिलोंग टू विलेज कस्टम्स एक्ट। अब कस्टम वही चीज आ गई, every other ship to the donated first by the Britishers, we have discussed it before but that was some other act। लेकिन कस्टम्स एक्ट के अंदर भी इसी चीज को डिस्कस किया गया। एंड यू पीपल आर सपोज टू राइट ईच एंड एवरी एक्ट इन योर एग्जाम। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन एज इट इज जब मैंने सीएसएस दिया था तो ये पूछा गया था। तो आई मेंशनड ऑल दीज एक्ट्स अलोंग विद द डेट्स। ठीक है, डेट्स के साथ आपने इनको मेंशन करना है कि किस एक्ट के अंदर क्या बात हुई थी, और आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए जिस टाइम पर आप एक्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वो एक एक्ट के बाद दूसरा को इम्पोज कर रहे थे। देन कम्स इनटॉलरेबल एक्ट्स। इनटॉलरेबल एक्ट्स कौन से हैं? इसमें आयरन एक्ट आ जाता है, ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस पहले किया था बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट। आयरन एक्ट, हैट एक्ट, वुलन एक्ट, स्टैम्प एक्ट एक्सेट्रा। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टैम्प एक्ट, और स्टैम्प एक्ट को हम लोग आगे जाकर बड़ी डिटेल में अभी पढ़ेंगे भी। आयरन एक्ट बेसिकली क्या था? आयरन एक्ट इनमें से क्या है कि आयरन फ्रॉम द यूएस कैन नॉट बी फिनिश्ड इन द यूएस। ये ब्रिटिशर्स ने इम्पोज की एक चीज जो थी वो अमेरिकन के ऊपर, कि जितना भी आयरन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रोड्यूस होता है आप उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते अमेरिका के अंदर, पहली बात। सेकेंड ये था कि जितनी भी मशीनरी थी या जो रिफाइनरी थी जिसके थ्रू जो आयरन है वो रिफाइंड फॉर्म में आता था या फिनिश प्रोडक्ट बनता था, मशीनरी या फैक्ट्रीज जितनी भी थी दे वर ऑल इन ब्रिटेन। ठीक है, वो सारी ग्रेट ब्रिटेन में मौजूद थी। अमेरिका के अंदर उन्होंने किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया था। Why? Because they knew that they are colonized, they have colonized this area, and one day they will leave. One day they will leave from this particular place। और जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो they actually didn't want America to flourish। तो उन्होंने ये कहा कि फैक्ट्रीज वगैरह हम यहाँ नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके अपने कंट्री में लेकर जाएंगे, वहां से हम जो है वो फिनिश प्रोडक्ट लेकर आपके कंट्री में आएंगे। अब आयरन से क्या फिनिश प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हम आयरन से एग्जांपल ले लेते हैं, चलो किसी भी इक्विपमेंट की। ठीक है, कोई इक्विपमेंट बनाते हैं, ठीक है, इंग्लिश का रूल है इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट का कोई प्लूरल नहीं होता। अच्छा, अब वापस आते हैं, आयरन एक्ट क्या है? वही चीज जो आयरन उन्होंने बनाया, आयरन से कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाई, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको इक्विपमेंट बताया, वो इक्विपमेंट अमेरिका को फिर परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आपके घर से कोई शख्स कहे कि हम मुझे आटा दे दो। ये मैं आपको जो एग्जांपल्स देती हूँ ना इनको कहीं पर लिख लिया करें नोटबुक पर। ये एग्जांपल्स आपको पेपर में याद आएंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपको ऐसे याद नहीं रहेगा कुछ भी। जब आप पेपर में बैठेंगे जाकर तो ये एग्जांपल्स आपको वहां पर याद आएंगी, फिर आप को रिलेट कर सकोगे चीजों को। अच्छा, तो ये ऐसा ही है जैसा कि आपके घर में कोई आए और कहे कि मुझे अपने घर से 1 किलो आटा दे दें, मैंने रोटियां बनानी है और रोटियां बनाने के बाद मैंने शॉप पे रखनी है, और वो रोटियां आपने अगर खानी होंगी ना तो वो खरीद लेना आकर। गॉट इट? तो ये ऐसे ही है आयरन एक्ट। सो आयरन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन नॉट बी फिनिश्ड इन द यूएस, फर्स्ट ब्रिटेन, then finished product, that product will have to be purchased by the US। got it? तो ये है जी intolerable acts, and this is not just confined to iron act, there are multiple acts like hat act even।
आप उनकी इंफीरियोरिटी का अंदाजा लगा सकते हो कि हैट तक आप परचेज नहीं कर सकते या मैन्युफैक्चर सॉरी नहीं कर सकते अपने कंट्री में। यू हैव टू बाय फ्रॉम अस, आपको हमसे खरीदना पड़ेगा। वूल, वूल आप अपनी कंट्री में उसके फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, आपको वूल जस्ट हम आपकी लेकर जाएंगे and we will turn that wool into finished products, sweaters or jerseys or whatever it is, and you have to buy that from us. And then comes Stampec. Stampec जो है वो मैं आगे आप लोगों के साथ जाकर डिस्कस करती हूँ, बट फर्स्ट इट आई थॉट इट प्रूडेंट टू डिस्कस यू विद यू ग्रेट अवेकनिंग। अब ग्रेट अवेकनिंग बेसिकली क्या है? ग्रेट अवेकनिंग फ्रॉम 1730 टू 1750 एक पीरियड है जिसको ग्रेट अवेकनिंग कहा जाता है। दिस 20 years पीरियड इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस फॉर द फॉर नॉट जस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन इसमें मेनली जो चीज आ जाती है वो अमेरिका है। अब अमेरिका क्या है कि फर्स्ट अमेरिकन डिस्कोर्स दैट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेट अवेकनिंग, दैट ग्रेट अवेकनिंग वाज द फर्स्ट अमेरिकन डिस्कोर्स दैट लेट अमेरिकन फील लाइक अ नेशन। अब कैसे देखें, इनिशियली वो एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी थे। इनिशियली वो क्यों फ्रेगमेंटेड सोसाइटी थे? क्योंकि हर किसी का रिलीजियस पर्सपेक्टिव चेंज था, हर किसी का सोसाइटल पर्सपेक्टिव चेंज था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज सामने आई, और ये चीज बेसिकली ग्रेट अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया है? इट वाज स्टार्टेड बाय अ प्रीस्ट जोनाथन एडवर्ड्स। जोनाथन एडवर्ड्स ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन उन्होंने जस्ट इसको एक इंडिविजुअल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया, बट दैट गॉट फेम एंड इट स्प्रेड थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये क्या कहता है, ये ग्रेट अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ गॉड एंड मैन और स्टेट एंड इंडिविजुअल। समझ आई? मतलब ये कि वो कहता है कि जो रिलीजन होता है ना, उसने ये क्वेश्चन रेज किया, बेसिकली उसने ये कहा कि आप ये देखें कि रिलीजन जो है, इज इट अ मैटर बिटवीन गॉड एंड मैन और अ मैटर बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल। हम लोग गलत चल रहे हैं। रिलीजन जो है ये तो अल्लाह ताला, और जिस तरह इंसान का मामला होता है इसी तरह स्टेट का इंडिविजुअल का मामला होता है, ठीक है। एंड जिस तरह गॉड हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड अस विद फूड क्लोथिंग शेल्टर, सिमिलर इज द केस विद द स्टेट। स्टेट की जो है ये प्रेरोगेटिव है कि स्टेट प्रोवाइड करेगी एक इंडिविजुअल को क्या चीज? फूड क्लोथिंग शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं वो सारी क्या है? वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड हियर आई मस्ट से नॉट जस्ट बेसिक नेसेसिटीज, ऑल द अमेनिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। ये क्या होती है? ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज से, गॉड इंडिविजुअल और स्टेट इंडिविजुअल से रिलेट करके बताऊंगी कि जिस तरह वी प्रे बिफोर गॉड, वी हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ठीक है, एंड वी आस्क हिम कि हमें ये चीज चाहिए, वी नीड दिस, वी नीड दैट, ठीक है, और हम उसके बदले में क्या करते हैं? हम इबादत कर रहे हैं उसकी। सिमिलर इज द केस विद द स्टेट एंड इंडिविजुअल। क्या इंडिविजुअल स्टेट को टैक्सेस प्रोवाइड नहीं कर रहा? प्रोवाइड कर रहा है। सो नाउ इट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड ऑल द बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ टू द इंडिविजुअल। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ग्रेट अवेकनिंग का, या फिर किसी को समझ नहीं आया? मुझे यहाँ से बताएं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। कौन सी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है? रिकॉर्डिंग तो स्टॉप नहीं है। इज इट स्टॉप्ड? हो गई है अब, ठीक। मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ रही। मैंने अब देखिए आप लोगों के मैसेजेस, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्लाइड्स, ठीक है। तो आप लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं मुझे नहीं पता चलेगा।
अच्छा जी, सो लेट्स जस्ट मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, अच्छा आप लोगों को ग्रेट अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? आप लोग मुझे ये बताइए, अगर नहीं समझ आया तो आई विल डिस्कस इट अगेन। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूएस हिस्ट्री परस्पेक्टिव, आई वांट यू पीपल टू नो दैट व्हाट इज ग्रेट अवेकनिंग। this is important from interview point of view as well. So once you clear inshallah the written, they can even ask you this question in your interview, ठीक है? And besides this you can mention great awakening का concept in your essays। कोई essay के अंदर इस तरह का point आ जाता है जिसमें आप great awakening का concept share कर सकते हो। So this is very very important। ये आप लोगों को concept समझ आ गया, ये please बता दीजिएगा। Then I will move to the next slide। I am reading the comments, ये बता दें पहले मुझे। ओके ठीक है, लगता है आज इम्तियाज ही एक्टिव है बस। अच्छा, लेट्स जस्ट मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। वेट अ मिनट प्लीज। ओके, ये आप लोगों को ना रिकॉर्डिंग्स जो मिल जाती हैं फिर आप लोग अटेंड नहीं करते। मैंने नोट की है, जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कम हो रहे हैं बहुत ज्यादा, उनको इजीली रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो वो आकर लेक्चर ही नहीं लेते हैं। अच्छा जी, नाउ कम्स फ्रेंच इंडियन वार, ठीक है? फ्रेंच इंडियन वार 1754 टू 1763, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस अभी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको ये बता दूं इसको फ्रेंच इंडियन वार क्यों कहा जाता है। बेसिकली इसको फ्रेंच इंडियन वार इसलिए भी कहा जाता है, इसके और भी नाम है, ठीक है? इसको एंग्लो फ्रेंच वार भी कहा जाता है, ठीक है? इसको फ्रेंच इंडियन वार भी कहा जाता है, ठीक है? इसके दो नाम है। अब फ्रेंच इंडियन वार इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज रेड इंडियंस वर वेरी वेरी एक्टिव इन दिस वार विच इज एक्चुअली which was actually going on between ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, ठीक है? ये जंग इन दोनों के बीच में चल रही है, एंग्लो फ्रेंच वार चल रही है, बट इंडियंस हैड एन इम्पोर्टेंट, रेड इंडियंस हैड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन दिस वार। सो दिस इज द वेरी रीजन दैट many historians use the word French Indian War for this war as well. So it comprised of 7 years, ठीक है? 7 years war or Anglo French war or French Indian War. So these are the three names basically that have been given to this war, and red Indians supported France। मैंने आपको स्टार्ट में जब से हम लोग यूएस हिस्ट्री का ये सेशन चला रहे हैं उसमें मैंने आपको बार बार एक बात बताई है, और वो ये बताई है कि रेड इंडियंस वर कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द नोटोरियस कैरेक्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दे नेवर सपोर्टेड अमेरिका, ऑल्दो दे वर लिविंग देयर, बट दे नेवर सपोर्टेड अमेरिका। इन्होंने कभी भी अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया था। आगे भी जब आप लोग कई टॉपिक्स पढ़ोगे, मोनरो डॉक्ट्राइन मैंने आपको करवाना है, उसमें भी आप लोग देखोगे। फिर इसके अलावा वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के अंदर आप देखते जाओगे इनका कितना नोटोरियस कैरेक्टर है और कितना ही वर्स्ट कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का थ्रू आउट अमेरिकन हिस्ट्री, ठीक है? अच्छा, अमेरिकन ने इस जंग के अंदर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। नाउ देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन दैट मस्ट बी पॉपिंग अप इन योर माइंड के ब्रिटिशर्स के तो खिलाफ चल रहे थे अमेरिकन, तो व्हाई अमेरिकन वर सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स इन दिस वार? बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, मैं आपको सादा अल्फाज में बताती हूँ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अमेरिकन को एक होप दिलाई। और वो होप क्या थी? उन्होंने ये कहा कि आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे इस जंग के अंदर तो हम आपको सेल्फ रूल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे इसके अंदर इस जंग में फ्रांस के खिलाफ तो हम आपको सेल्फ रूल प्रोवाइड करेंगे। ये एग्जैक्टली वही केस है जो कि ब्रिटिशर्स ने किया था जो है इंडो पाक के अंदर, ठीक है? सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है? सेल्फ रूल की सारी लड़ाई थी ना, कायदे आजम बार बार क्या कहते थे? कायदे आजम वॉज विलिंग फॉर सेल्फ रूल, एंड उसी सेल्फ रूल के चक्कर में जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने सारे मफादात पूरे करते रहे। सिमिलर इज द केस हियर। उन्होंने अमेरिकन को ये होप दिलाई कि हम आपको सेल्फ रूल प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमें फ्रांस के खिलाफ सपोर्ट करोगे तो, ठीक है? नाउ अमेरिकन सपोर्टेड ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ द होप सेल्फ रूल। ये आपको यहाँ पर स्लाइड्स में नजर आ रहा होगा, ठीक है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त, एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद वार बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस फाउट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप एक ना बड़ी अच्छी, एक मुझे अभी भूल रही है वो लाइन है, एक बड़ी अच्छी अच्छा फ्रेज है। वो क्या कहा जाता है कि व्हेन टू एलिफेंट्स आर बिजी इन फाइट, इस तरह की ना एक लाइन है और वो बहुत ही अच्छी लाइन है, मैंने एक दफा कहीं पढ़ी थी। तो उसने कहा कि नुकसान सिर्फ घास का होता है, जब दो हाथी लड़ते हैं
तो हाथियों का तो नुकसान नहीं होता उतना जितना घास का नुकसान हो रहा होता है। सो सिमिलर इज द केस हियर। ये वाली लाइन जो मैंने आपको हाथी और घास की एग्जांपल दी है, यू कैन जस्ट इसको आप थोड़ा सा अलाइन करके अपने किसी भी पेपर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे दो बड़ी पावर्स लड़ रही होती है ना जिस टाइम पर, उस टाइम पर नुकसान किसका हो रहा होता है, छोटी स्टेट का हो रहा होता है जिसमें वो जंग चल रही होती है। अब कैसे, इसकी एग्जांपल मैं आपको करंट जो इशू चल रहा है, ताइवान का इशू चल रहा है, उसमें अगर आप इसको फिट करके देखो तो आपको नजर आ जाएगा अमेरिका और चाइना लड़ रहे हैं, ठीक है, और उनका होम ग्राउंड क्या है, बैटल ग्राउंड क्या है, ताइवान। तो नुकसान इसके अंदर किसका होगा, ताइवान का होगा। इसी तरह अगर जो यूक्रेन है, ठीक है, आप इसको यूक्रेन क्राइसिस के अंदर भी ऐड कर सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी एक्सीलेंट एग्जांपल दैट यू कैन कोट एनीवेयर। अब यहीं पर आप इसको देख सकते हो, वार बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस फाउट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब वहां पर देयर वाज ऑलरेडी डर्थ ऑफ रिसोर्सेज, देयर वाज ऑलरेडी अ काइंड ऑफ chaos दैट वाज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है। और अब जब वहां पर कॉलोनियलिज्म चल रहा है, ऑलरेडी ये chaos आया हुआ है, तो वो जंग भी वहां पर चलना शुरू हो गई है साथ में। सो ब्रिटेन basically at the very end of the war, Great Britain won the war, ठीक है, but they denied to provide them with self rule। उन्होंने अमेरिका को सेल्फ रूल देने से इनकार कर दिया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने बार बार अपने पेपर में क्वेश्चन को मेन को लेकर आना है, साथ साथ आपने कहीं गुम नहीं हो जाना इधर उधर। इसी तरह जब आप एसए भी अटेम्प्ट करेंगे, चूंकि मैं एसए पढ़ाती हूँ, मेरा फोकस हर टॉपिक में एसए पे इसलिए होता है ताकि आप लोग एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को साथ साथ देखते जाओ, ठीक है। सो एसए के अंदर भी आपने क्या करना होता है कि अपने मेन टॉपिक से डिविएट नहीं होना होता। वो आप कब होते हो, जब आप मेन टॉपिक को डिस्कस करना अपनी स्टेटमेंट्स में छोड़ देते हो। इसी तरह आपका ये जो टॉपिक है दैट इज अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आपने फिर अगेन उस बात को यहाँ पर लिखना है जब आप पेपर के, दिस ट्रिगर्ड द Americans and pushed them towards war of American independence, or you can say revolution, ठीक है जी। coming to the next slide, रॉयल प्रोक्लेमेशन एक्ट। ये आपका एक नया एक्ट है, दिस इज रॉयल प्रोक्लेमेशन एक्ट which came in 1763। this act came in 1763। now what is royal proclamation act? अब रॉयल प्रोक्लेमेशन एक्ट क्या है देखें। रॉयल प्रोक्लेमेशन एक्ट जो है, ये तो आपको मैंने बताना है कि ये है क्या, बट लेट मी जस्ट डिस्कस कि ये एक्ट आया क्यों था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। ये आपकी स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, बट लेट मी शेयर इट विद यू। असल में जिस टाइम पर जंग होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तो रिसोर्सेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं कंट्रीज के, ठीक है। तो जब वो रिसोर्सेस कम हो जाते हैं तो कंट्रीज रन टू फुलफिल द नीड्स, कंट्रीज रन टू कंपेंसेट द लॉस दैट दे फेस ड्यूरिंग वार। सो अब जब अमेरिका के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन की जंग हो गई है और ब्रिटेन जीत गया है, तो चूंकि वो जीत चुका है मान लिया, लेकिन रिसोर्सेज जो थे वो ब्रिटिशर्स के यूज हुए। जब वो रिसोर्सेज यूज हो गए तो दे हैड टू फेस द डर्थ। अब उस डर्थ को खत्म करने के लिए दे केम अप विद हार्श एंड स्ट्रिक्ट एक्ट्स एंड रूल्स। वंस अगेन एक रूल्स का सिलसिला स्टार्ट हो गया, वंस अगेन एक एक्ट्स का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया। सो रॉयल प्रोक्लेमेशन एक्ट केम आफ्टर वार विच इज एंग्लो फ्रेंच वार और फ्रेंच इंडियन वार, गॉट इट। सो 1763 के अंदर ये एक्ट आता है, रॉयल प्रोक्लेमेशन एक्ट। अब हम देखते हैं कि ये एक्ट बेसिकली है क्या। From now onwards, no American would claim the unclaimed land without British approval. Now, let me just explain this to you. Unclaimed land कौन सा था, देखें। अमेरिका एक नई सरजमीन थी, अमेरिका एक नया डिस्कवर हुआ हुआ लैंड था। वहां पर कोई ऐसे नहीं था कि बैरियर टाउन के प्लॉट्स थे कि ये प्लॉट इस बंदे का है, ये 10 मरले वाला इसका, ये कनाल वाला इसका, नो। जब वो एक अनक्लेम्ड लैंड है तो ऑब्वियसली वहां पर जो लैंड था, लोग अपनी अपनी मर्जी से वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी स्टार्ट करते थे और वो लैंड उनका हो जाता था, ठीक है। देयर वाज नो एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल के जिसमें पटवारी जो है वो सारी डिमार्केशन कर रहा है कि इतना एरिया है तो इतने स्क्वायर मीटर है, ऐसा कोई सीन नहीं था वहां पर, ठीक है। लोगों ने क्या किया, अनक्लेम लैंड को अपना क्लेम करके वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी स्टार्ट की, साथ ही छोटे छोटे घर बनाने शुरू कर दिए, और इस तरह से अमेरिका के अंदर सिस्टम उस टाइम पर चल रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स
नो अमेरिकन वुड क्लेम द अनक्लेम्ड लैंड विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। आज के बाद कोई भी अमेरिकन अनक्लेम्ड लैंड को क्लेम नहीं कर सकता विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। अब उसकी रीजन क्या है? फर्स्ट पे टैक्स देन क्लेम। उसको पहले पे करो, उसके बाद आप क्लेम करो उसको, ठीक है। ये इसी तरह ही है जैसे आपने एक आपको एक जगह जो आपकी अपनी ही है, वहां पर आपको पे करके उसको अपने नाम कराकर फिर रहना पड़ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी वो आपकी जगह है, आपके बुजुर्गों की जगह है, या वो होता है ना जो फोर फादर्स की जायदाद होती है या इस तरह से चीजें होती हैं, वहां पर आपको यू डू नॉट नीड टू प्रूव, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पर ऐसे ही है कि आपको उसको जो है वो प्रूव करना पड़ेगा और आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। नाउ कम्स अवर स्टैम्प एक्ट 1765 विच इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। इसकी डेट आप लोगों ने नहीं भूलनी है। ये जो 1765 लिखा हुआ है, इसको आपने कतन नहीं भूलना। इसको कहीं पर आप लोग लिख लें, ठीक है, कहीं घर की दीवार पे लिख लें जाके। अच्छा, ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आता है, इसलिए पूछा कहा है आप लोगों को मैंने। देखें, प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर पे टैक्स। अब इसका मतलब क्या है? देखें, ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी निकाली, और यू कैन से अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें उन्होंने ये चीज मेंशन की कि जो प्रोडक्ट्स होंगी ना, एक स्टेट से जो दूसरी स्टेट के स्टेट में लड़ेंगे, ठीक है, उन सॉरी दूसरी स्टेट में करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है, या कोई भी चीज पहुंचा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पहले पे करना पड़ेगा टैक्स। और वो टैक्स किसकी फॉर्म में होगा? वो एक स्टैंप की फॉर्म में होगा, और वो स्टैंप उस प्रोडक्ट के ऊपर लगेगी, तब वो प्रोडक्ट जो है वो दूसरी स्टेट में जाने की उसको अथॉरिटी होगी, ठीक है। जो बंदा भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, जब तक उस प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टैंप नहीं लगा होगा, उस स्टैंप के बगैर आप उस प्रोडक्ट को दूसरी स्टेट में लेकर नहीं जा सकते। अब वो जो स्टैंप लगेगा दैट इज एक्चुअली पेड, और वो पेड होगी जो, तो उसका जितना भी रेवेन्यू होगा दैट रेवेन्यू विल गो टू द से हैं एक तरह के, ठीक है। अब हुआ क्या, अमेरिकन को ये चीज बहुत ज्यादा तकलीफ दे लगी कि हमारे जो हम अपनी ही सरजमीन में रहते हुए कितना जलील हो रहे हैं। हम अपनी ही सरजमीन में रहते हुए अपनी ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए हमें पैसे देने पड़े हैं या टैक्स देने पड़े हैं। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इतना नैरो डाउन कर दिया था उस लाइन को, वो जो एक एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, लिबरेशन की, एक लिबर्टी की, एक इंडिपेंडेंस की लाइन, उसको इतना ज्यादा नैरो डाउन कर दिया था। आप कहते हैं ना, जब आप बिल्कुल स्ट्रिंग को पुल कर देते हो शदीद हद तक, तो वो एक टाइम आता है कि टूटता ही टूटता है, ठीक है। ये भी व्लादिमीर पुतिन की एक बहुत प्यारी कोटेशन है। आई इवन मेंशन दैट कोटेशन इन माय पेपर। मुझे भूल रही है, अगेन मुझे भूल रही है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो। मैं बल्कि आप लोगों को लिखी भी सेंड कर दूंगी ग्रुप में। वो भी बहुत अच्छी है कि आप जब आप स्ट्रिंग को इतना पुल कर देंगे ना उसकी लिमिट से आगे तक, तो फिर एक टाइम आएगा कि वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और वो टूटना ही टूटना है। सो रेवोल्यूशन और लड़ाइयाँ और जंगें और फसाद, ये इसी चीज का नतीजा होते हैं कि आप किसी को इतना ज्यादा हद तक जो है वो पुल कर देते हो कि उसके बाद उसका एक्सट्रीम लेवल आ जाता है। एक टाइम आता है कि वो एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। अच्छा, सो अब इसके खिलाफ क्या हुआ कि दिस इंफ्यूरिएटेड अमेरिकन, इसने अमेरिकन को बेहद इंफ्यूरिएट किया, और अमेरिकन थॉट कि अब हमारी बस हो गई है। एंड देन उन्होंने स्टैम्प कांग्रेस जो है उसको फटाफट अरेंज किया, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे आर नॉट गोइंग टू पे दैट टैक्स। आप ये कह सकते हैं कि यहां से एक ट्रिगरिंग पॉइंट स्टार्ट होता है जंग का, ठीक है। आप जब इसका आंसर अपना अटेम्प्ट करोगे तो आप यहाँ पे ये चीज मेंशन कर सकते हो कि व्हेन दे डिसाइडेड नॉट टू पे टैक्स। आपने इतने ज्यादा एक्ट्स, और अभी तक मैंने आप लोगों को मर्केंटलिज्म के अंदर भी नेविगेशन और वो सारे एक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनमें आपने किसी जगह भी ये नहीं देखा होगा कि अमेरिकन डिसाइडेड टू रिफ्यूज और दे डिसाइडेड नॉट टू पे दोस टैक्सेस, ठीक है। वो चुप करके वो टैक्सेस पे करते जा रहे थे, बट हियर वाज द एंड एंड दे डिसाइडेड नॉट टू पे दोस टैक्सेस। और उसके बाद एक आपके पास अगर आप यहाँ से, मुझे बाकी जगहों का तो नहीं पता, अगर आप लाहौर से हैं या पंजाब से हैं, तो आपने यहाँ पर बड़ी यूनियंस देखी होंगी जो कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर बनी होती हैं। तो वो क्या है,
वो बेसिकली क्या होती हैं, वो राइट्स के लिए फाइट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उन्होंने यूनियंस बनाई होती हैं, स्टूडेंट्स ने अपनी काउंसिल्स बनाई होती हैं। इसी तरह से सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी एक यूनियन सामने आई, ठीक है, इट वाज अ काइंड ऑफ मलेशिया। अब मलेशिया, MILITIA, ये मलेशिया बेसिकली किसे कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो मलेशिया जो होता है वो एक स्मॉल काइंड ऑफ स्टैंडिंग आर्मी को बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग आर्मी क्या होती है, दैट डू नॉट फाइट बट दैट हैज अ पर्पस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। सो मलेशिया जो है, ये सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी कुछ लोगों का एक आप कह सकते हो कलेक्टिव एक मलेशिया टाइप था, और एक और था ग्रीन माउंटेन बॉयज, लेकिन इन दोनों में जो मोस्ट फेमस थे वो सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी थे। ये क्वेश्चन भी आपसे, ये भी MCQs पूछा जाता है, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी वाज डैश, तो ये एक मलेशिया था, एंड दे फाउट फॉर द राइट ऑफ अमेरिकन बेसिकली। एंड इनका स्लोगन प्रॉपर्टी एंड नो स्टैम्प, ये आपने याद रखना है स्लोगन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्लोगन भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सो ये जो थी वो आप लोगों की आज की जो थी वो स्लाइड्स थी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग वार की साइड पर जाने लगे हैं, जब एक्चुअल वार जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, जब असल जंग जिस टाइम पर शुरू होगी उस टाइम पर जो है वो भी मैं आपकी स्लाइड्स के अंदर ऐड कर दूंगी, एंड देन आप लोगों के साथ ये कलेक्टिव डॉक्यूमेंट में शेयर करूंगी, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को आज मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को कल बल्कि आज थर्सडे है, I think today is your you can say first and last day of the week of the lectures, and then inshallah on Monday we will be talking about war। इसकी वार जो प्रॉपर होगी, किस तरह से इवेंट्स अरेंज होंगे, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कौन सी थी, सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कौन सी थी, किस तरह से जो है वो एक कलेक्टिवली वो लोग सामने आए, किस तरह से जंग शुरू हुई, स्टार्ट में कहाँ पर जंग हुई, पहले छोटी छोटी जंगें हुई थी इनकी, ठीक है, वो बैटल ऑफ बंकर्स हिल और वो सारा मैंने आपको करवाना है। उसके बाद हम मेन जंग के ऊपर आ जाएंगे और फिर हम वो वाला सीन देखेंगे कि उसमें क्या हुआ और किस तरह फिर फ्रांस हेल्प करेगा अमेरिकन की, और अगेन जो है वो फिर वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज वन बाय द अमेरिकन, और एक नई स्टेट के तौर पर जो है अमेरिका, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे अमेरिका जो है वो दुनिया के नक्शे पर सामने आ जाता है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑन मंडे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर खत्म होता है, ये आप लोगों के सारे एक्ट्स जी इंशाल्लाह जो है मेरी कोशिश थी कि खत्म हो जाते, और ये आप लोगों के आज जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, एंड ऑन मंडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। इफ देयर इज स्टिल एनी क्वेश्चन, वी आर लेफ्ट विद 3 minutes, you can ask me। अर्शिया प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं वो आप मुझे पूछ सकते हैं। 7 years बाद में ट्रीटीज को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, नो मुसैयब, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है, वो आपका वहां पर इंपॉर्टेंट है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन हिस्ट्री, तो ऑल वट यू नीड टू नो इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ दिस वार, ठीक है, आपने इसकी डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जाना। जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, जो चीज इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, वो मैं आपको खुद ब खुद करवाऊंगी डिटेल में, ठीक है, और जो नहीं है उसको हम लोग जस्ट एक कर्सरी ग्लांस देंगे, ठीक है जी। अम, और क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं काइंडली पूछिएगा, एंड देन आई विल वाइंड अप। जी जी रिजवान पूछिए। रिजवाना, आई एम सॉरी। एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन का टॉपिक आपने इन 3 बुक्स में से करवाया था। एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन का जो टॉपिक है वो आपका इनमें से जो 2 बुक्स आपके साथ शेयर हुई हैं, इनमें से एक बुक में से हुआ हुआ है, एंड इसके साथ साथ मजूमदार वाली बुक में से भी हुआ हुआ है, ठीक है। और दिस इज इनफ, अगर आपने प्रिपेयर करना है तो जितना आपको करवाया है दैट इज इनफ, उससे आगे जाएंगे तो खुद तंग होंगे, ठीक है। एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन पर एक पूरी बुक है, ठीक है, तो आपको सिर्फ उतना करना है जितना आप इसको जो है जितना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ओके जी, लेट मी वाइंड इट अप हियर।
जितना आप बताती हैं उतना ही किया करें, उसके बाद भी करें। रिजवाना आप तंग होंगे उसके उससे ज्यादा करने से, ठीक है? जितना जितना आपको करना चाहिए उतना ही बताया आपको, ठीक है? ओके जी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू पीपल ऑन मंडे इंशाल्लाह। और नोट्स सॉरी स्लाइड्स आप लोगों के साथ जो है वो मंडे को शेयर करूंगी वंस दिस टॉपिक गेट्स कंप्लीट, एंड यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर नाउ। उसमें से 20 मार्क्स, यस ऑफ कोर्स। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।